नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी उत्तम एएसआर रडार की तरफ से है, जिसे आने वाले समय में हमारी लगभग सभी इंडिजिनस और एग्जिस्टिंग फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। वैसे सबसे पहले अगर हमारी किसी एयरक्राफ्ट में उत्तम एएसआर रडार को इंटीग्रेट किया जा सकता है तो वो हमारा तेजस होने वाला है। और तेजस MK-1A के लिए पहले जो 83 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था, उनकी पहली 20 से 40 यूनिट के बाद उत्तम एएसआर रडार को इसमें इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया जाएगा। और इसके बाद जो 97 तेजस MK-1A के लिए अभी ऑर्डर को प्लेस करने का प्लान किया जा रहा है, उन सभी में उत्तम एएसआर रडार का इस्तेमाल होने वाला है। इस वजह से अभी हमें उत्तम एएसआर रडार को मास प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से अभी DRDO की तरफ से उत्तम एएसआर रडार को मास प्रोड्यूस करने के लिए हमारी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कंपनीज की मदद लिया जा सकता है। अब DRDO की तरफ से बात बताया जा रहा है कि भले ही अभी तेजस MK-1A की पहली 20 से 40 यूनिट में इजरायली ओरिजिन एल्टा 2052 एएसआर रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जब उत्तम एएसआर रडार के साथ एल्टा की 2052 एएसआर रडार को हम लोग कंपेयर करेंगे या कंपेयर किया गया था, तो तब उत्तम एएसआर रडार की सर्च रेंज, डिटेक्शन रेंज और ट्रैकिंग सिस्टम उसके मुकाबले काफ़ी बेहतर पाया गया था, जो कि एल्टा के रडार के मुकाबले बेहतर एक्यूरेसी के साथ भी टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम था और बेहतर तरीके से दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिग्नल्स को भी फिल्टर आउट कर पा रहा था। इसके अलावा उत्तम एएसआर रडार इस सेगमेंट की किसी भी रडार के मुकाबले काफ़ी लाइट वेट और लेस पावर को कंज्यूम करता है, जिस वजह से इसको आसानी के साथ किसी भी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगला अपडेट हमारी एक मेजर शिप बिल्डिंग कंपनी की तरफ से है। अभी वैसे तो भारत में कई मेजर शिपयार्ड मौजूद है, जिसमें मझगांव डॉक लिमिटेड, GRSE, L&T, हिंदुस्तान शिपयार्ड और कोचिंग शिपयार्ड जैसे और भी कई शिपयार्ड मौजूद हैं। लेकिन इंडियन नेवी के लिए जो मेजर वॉरशिप्स को बनाया जाता है वो सभी इन्हीं शिपयार्ड्स में बनाए जाते हैं। इनमें भी अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो उनको बनाने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ फिलहाल कोचिन शिपयार्ड के पास ही मौजूद है, जहां पर 50,000 टन से भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली वॉरशिप्स को बनाया जा सकता है। क्योंकि जब तक शिप का जो मेन स्ट्रक्चर या बेस होता है उसे नहीं बना लिया जाता है, तब तक उसको पानी में उतारा नहीं जा सकता है और ये सारा काम ड्राई डॉक में ही किया जाता है। और जिस भी शिपयार्ड के पास जितनी बड़ी ड्राई डॉक फैसिलिटी मौजूद है वो उतनी बड़ी वेसल को वहां पे बना सकते हैं। अब कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो शुरू से ही इनके पास 50,000 टन से ज्यादा कैपेसिटी की ड्राई डॉक फैसिलिटी मौजूद था, जिस वजह से इनको विक्रांत क्लास की वेसल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन जब INS विक्रांत की कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था तो उसके बाद INS विशाल को भी बनाने का प्लान किया गया था, जो कि हमारा पहला सुपर कैरियर होने वाला था और इसका डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन से ज्यादा होने वाली थी और ये एक न्यूक्लियर पावर कैरियर होने वाला था। लेकिन बाद में उसको कन्वेंशनली पावर करने का फैसला किया गया था। तो इसी वजह से कोचिन शिपयार्ड की तरफ से अपनी ड्राई डॉक फैसिलिटी को एक्सपेंड करने का फैसला किया गया था, ताकि वो 65,000 टन से भी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली शिप को बना सके। और इसी वजह से कोचिन शिपयार्ड की तरफ से करीब 1800 करोड़ की कीमत में अपनी रविपुरम वाली शिपयार्ड में एक नई ड्राई डॉक फैसिलिटी को बनाना शुरू किया गया था, जिसकी कैपेसिटी करीब 70,000 टन के आसपास की थी और ये टेक्निकली INS विशाल को बनाने में हमको मदद कर पाएगा। और अभी ये फैसिलिटी जून 2024 में एक्टिव भी होने वाली। वैसे अभी प्लान में थोड़े बदलाव किए जा चुके हैं, जिसमें INS विशाल के बदले अभी पहले हम लोग IC-2 को बनाने वाले हैं, जो कि विक्रांत क्लास का एक और वेसल होने वाली है, या इसका साइज INS विक्रांत के साइज से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो अभी इसको कोचिन शिपयार्ड की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में बनाया जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये कि अभी एक साथ हम दो कैरियर को वहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि जून 2024 के बाद हमारे पास टेक्निकली 2 मैसिव ड्राई डॉक फैसिलिटी मौजूद रहेंगे। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से INS विशाल को भी बनाने के लिए कुछ ही दिन बाद ही या जल्दी डिसीजन लिया जाता है, तो INS विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल की कंस्ट्रक्शन के साथ ही हम INS विशाल की कंस्ट्रक्शन को भी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि पहले हमें इसके लिए वेट करना पड़ता और जब तक एक कैरियर को ड्राई डॉक से नहीं उतारा जाता तब तक एक और कैरियर को बनाना संभव नहीं होता। तो ये अभी हमारी शिप बिल्डिंग सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होने वाली है। चाइना की शिपयार्ड के पास ऐसे ही ड्राई डॉक फैसिलिटी मौजूद होने की वजह से वो जल्दी जल्दी नए वेसल को बना पा रहे हैं और एक साथ मल्टीपल कैरियर को भी मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, जो कि आगे चल के हम भी चाहे तो कर सकते हैं। अगला अपडेट एक मजेदार अपडेट होने वाली है और अभी हम पाकिस्तान की JF-17 के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम लोग JF-17 के बारे में बात करते हैं तो आप सभी के मन में गैलेक्सीज, ब्लैक होल, सुपरनोवा और यहाँ तक कि थैनोस की मदरशिप को अकेले डिस्ट्रॉय करने का ख्याल आता होगा। कई बार JF-17 को UFO का पीछा करते हुए भी देखा गया था, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं।
आप सभी जानते हैं कि JF-17 एक चाइनीज ओरिजिन फाइटर जेट है जिसको पाकिस्तान की तरफ से मेनली इस्तेमाल किया जाता है और भारत की तेजस के साथ भी इसका काफ़ी कंपटीशन और इसको कई बार कंपेयर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि JF-17 में भी शायद कोई इंडियन या इंडियन मेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? शायद नहीं सोचा हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन रिसेंटली हमारे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसको अभी ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर कहा जाता है, उनकी तरफ से एक पोस्टर को पब्लिश किया गया था। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेनली एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली पैराशूट को बनाया जाता है और हमारे सभी फाइटर जेट में जितने भी पैराशूट का इस्तेमाल होता है वो सभी यहीं पे बनाए जाते हैं। लेकिन रिसेंटली इनकी तरफ से पब्लिश के एक पोस्टर में जिस फाइटर जेट को पैराशूट को लॉन्च करते हुए दिखाया गया था या ब्रेकिंग पैराशूट को लॉन्च करते हुए दिखाया गया था, वो एयरक्राफ्ट दरअसल कोई इंडियन एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि JF-17 था। तो क्या अभी JF-17 में भी इंडियन मेड ब्रेकिंग पैराशूट का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे ये एक मजाक था, लेकिन जो भी हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के सोशल मीडिया या PR रिलेटेड इशू को हैंडल करते हैं, उनको इस तरीके से किसी भी पोस्टर को बनाते वक्त एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि जिस एयरक्राफ्ट का वो पोस्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, वरना दुनिया भर के लोग आपका मजाक बनाने वाले हैं, जो कि अभी भी बनाना शुरू कर चुके हैं। अगला अपडेट माउंटेड गन सिस्टम की तरफ से। रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी हमारी पोखरण फायरिंग रेंज में हमारी माउंटेड गन सिस्टम की टेस्टिंग किया जा रहा था और टेस्टिंग के दौरान इसकी रिजल्ट को काफ़ी अच्छा पाया गया था। अभी इंडियन आर्मी को ऐसे गन्स की काफ़ी ज़रूरत है जिनको आने वाले वक्त में जल्दी आर्मी में इंडक्ट किया जा सकता है और इससे करीब 804 के आसपास गन को हम लोग इंडक्ट कर सकते हैं। अब इन गन्स की बात करें तो इसकी टेस्टिंग के बाद ये पता चला था कि अभी पूरे दुनिया भर में इस सेगमेंट में मौजूद बाकी किसी भी गन्स के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर था। अभी इस सेगमेंट में पूरे दुनिया भर में जो टॉप 5 गन्स मौजूद हैं, तो उसमें हमारी माउंटेड गन सिस्टम को ऐड किया जा सकता है, जिसमें इजराइल की एटॉम्स, फ्रांस की सीजर, चेक रिपब्लिक की जुजाना और सर्बिया की नोरा गन सिस्टम मौजूद है। ये सभी गन ट्रैक माउंटेड सिस्टम या सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, तो इनमें मोबिलिटी काफ़ी मायने रखता है और इसमें इनकी पावर टू वेट रेशियो काफ़ी मायने रखता है, जिसमें हमारी माउंटेड गन सिस्टम 10.5 HP पर टन की रेशियो के साथ सबसे आगे चल रहा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से इसका मैक्सिमम स्पीड भी फ्रांस की सीजर गन के साथ लगभग सिमिलर है, जो कि मैक्सिमम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी सभी गन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर तक ही सीमित है। इसके अलावा इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज भी सीजर गन को छोड़ के बाकी सभी गन से ज़्यादा पाया गया, जो कि 45 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है और इसमें से सीजर गन की रेंज 42 किलोमीटर से लेके 55 किलोमीटर के आसपास रिकॉर्ड किया गया था, जबकि बाकी गन की स्ट्राइक रेंज 31 किलोमीटर से लेके 42 किलोमीटर के बीच ही पाया गया है। इसके अलावा इसकी फायरिंग रेट भी बाकी सभी कंपटीटर्स के साथ लगभग बराबर है और इसमें सिर्फ अकेला इजराइल की एटॉम गन थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ फायर को प्रोवाइड करता है, जो कि 1 मिनट के अंदर 9 राउंड को फायर कर सकता है। बाकी सभी मैक्सिमम 4 से 6 राउंड को ही फायर कर सकते हैं। तो अभी स्पेसिफिकेशन के साथ हमारा माउंटेड गन सिस्टम ग्लोबल मार्केट में भी टफ कंपटीशन को प्रोवाइड करने वाला और अगर इसे इंडियन आर्मी में आगे चल के इंडक्ट किया जाता है तो ये हमारी फायर पावर को भी काफ़ी हद तक बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट्स में पब्लिश किए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी को अभी करीब 10,000 के आसपास हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर की ज़रूरत है, जिनको खरीदने के लिए अभी एक ऑफिशियल RFI को इशू किया गया। इस RFI को रिस्पॉन्ड करने के लिए अभी रेस्पेक्टिव सप्लायर्स को 26 दिसंबर 2023 तक का टाइम दिया गया। इन थर्मल इमेजर्स को मेनली हमारी इन्फेंट्री यूनिट्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको छुपे हुए दुश्मन को आइडेंटिफाई करने में हमारे जवानों को काफ़ी मदद मिलने वाली है। आमतौर पर दुश्मन अगर कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करके छुपने की कोशिश करते हैं तो थर्मल इमेजर्स की मदद से उनको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इससे बॉडी हीट सिग्नेचर का पता चल जाता है और दुश्मन चाहे कितना भी कोशिश करे वो इसको छुपा नहीं सकते और नज़र में आ जाते हैं। अब ये जो सिस्टम आर्मी की तरफ से खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, ये डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट करने लायक होने चाहिए। इनकी मिनिमम रेंज 3 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। इसका वेट 3 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें मिनिमम 50 मीटर की दूरी तक वायरलेस और वायर्ड कनेक्टिविटी सिस्टम होना चाहिए। अब अभी के लिए एक ही बार में 10,000 सिस्टम को खरीदने के बदले इनको फेज वाइज मैनर में आर्मी में इंडक्ट करने का फैसला किया गया और इस डील को साइन करने के बाद 6 महीने के अंदर इन सिस्टम को इंडियन आर्मी को डिलीवरी मिलना शुरू होना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।